हेलो एवरीवन। आज हम लोग थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे रिटायरमेंट और डेथ से रिलेटेड, जहाँ पर पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है या फिर पार्टनर की डेथ हो जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नीड फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर? कि जब फर्म से एक पार्टनर रिटायर होता है उस टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत होती है? तो जब भी एक पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी? एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, सारे असेट्स रिवैल्यूड होंगे, गुडविल एडजस्ट की जाएगी एंड रिटायरिंग पार्टनर के ड्यूज को कैलकुलेट किया जाएगा। इन सारे चेंजेस के साथ साथ में जो पार्टनर फर्म में बचे हुए हैं और जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, मींस एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड रिटायरिंग पार्टनर, दोनों के अकाउंट्स का फेयर सेटलमेंट हो सके, इसके लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अ गेनिंग पार्टनर? गेनिंग पार्टनर कौन होता है? सपोज देर आर थ्री पार्टनर्स इन ए फर्म ए बी सी एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली एंड सी रिटायर हो रहा है फर्म से। तो इनिशियली इनका प्रॉफिट कितना था? 1/3। अभी दो पार्टनर बचे हैं तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 1/2। सो इस तरह से जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो बचे हुए पार्टनर्स या तो सारे या कोई एक का प्रॉफिट इंक्रीज होगा पहले के कंपैरिजन में, और जिस पार्टनर का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है पहले के कंपैरिजन में उसे ही गेनिंग पार्टनर कहते हैं। क्या लिखा है देखते हैं। अ गेनिंग पार्टनर इज वन हु शेयर इन प्रॉफिट इंक्रीजेस ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अनदर पार्टनर। कि एक पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट की वजह से जो पार्टनर गेन करता है उसे गेनिंग पार्टनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज कैपिटल एडजस्टेड आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर? पार्टनर के रिटायर होने के बाद में जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल किस तरह से एडजस्ट की जाएगी? तो जो कंटिन्यू कर रहे हैं जो भी पार्टनर्स, उनकी कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है। और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल एक्सेस है तो वो क्या करेगा? वो उसको विड्रॉ कर लेगा। और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल कम रहती है, शॉर्टेज आता है, तो वो और कैश लेकर आ जाएगा फर्म में, ताकि उनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल को मेंटेन किया जा सके। और ये सब कब होगा? जब रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट सेटल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इफ ए पार्टनर डाइज? कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? तो जो भी उसके अकाउंट्स रहेंगे, जो भी उसका अमाउंट रहेगा, पेएबल अमाउंट रहेगा, वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे किया जाएगा। और इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? कैपिटल, गुडविल में हिस्सा, प्रॉफिट जिस डेट तक उसको उसका डेथ हुआ है उस टाइम तक, और कोई इंटरेस्ट अगर एप्लीकेबल होगा तो ये सारी चीज़ें उसको मिलेगी। हाउ इज डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड? तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट, टाइम बेसिस पे एंड दूसरा टर्नओवर बेसिस पे। कि जो डिसीज्ड पार्टनर रहता है उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये टाइम के बेसिस पे करेंगे कि जिस डेट पे पार्टनर की डेथ हुई है उस टाइम तक का उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ये टाइम बेसिस पे हो गया। दूसरा टर्नओवर पे के बेसिस पे। तो यहाँ पर सेल्स का प्रोपोर्शन के बेसिस पे हम लोग उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट, स्टेट टू एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। कि जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो दो एडजस्टमेंट कौन कौन से करने रहते हैं, एंड ये आपके ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। कोई भी एक आपको इनमें से दे दिया जाएगा और वो यस या नो में पूछा जा सकता है आपसे। फर्स्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, सेकंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इन दोनों के अलावा और क्या क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, रिजर्व एंड प्रॉफिट का। तो ये तीन एडजस्टमेंट होते हैं जब पार्टनर फर्म में से रिटायर होता है। मेंशन एनी टू आइटम्स पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर बिसाइड कैपिटल। तो कैपिटल के अलावा एक रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या अमाउंट पे किए जाते हैं? तो ऑलरेडी ये हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। गुडविल उसको मिलेगा, रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट आएगा वो रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा, और जो रिजर्व रखे हुए हैं वो भी मिलेगा, और प्रॉफिट अप टू द रिटायरमेंट डेट। कि जिस तारीख पे वो रिटायर हो रहा है उस तारीख तक का, उस डेट तक का प्रॉफिट उसको मिलेगा। सो ये हमारे 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हो गए। लगभग लगभग यही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अब 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट। तो यहाँ पे हमको रिटायरमेंट का मीनिंग एक्सप्लेन करना है डिटेल में। सो 1 स्टार वाला क्वेश्चन ऊपर था, और यहाँ पे जो 3 और 4 मार्क्स वाले हैं इनमें 3-4 ऐसे क्वेश्चन है जो डेफिनेटली आने के उनके चांसेस रहेंगे। तो रिटायरमेंट क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है एंड जो बचे हुए पार्टनर है वो फर्म को कंटिन्यू करते हैं अंडर द सेम नेम। हम लोग इसको किस तरह से बोल सकते हैं?
वॉलेंटरी विड्रॉल ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म मीन्स पार्टनर फर्म को अपनी इच्छा से छोड़ के जा रहा है एंड बाकी के पार्टनर या फिर फर्म अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है. इवन दैट पर्सन इज रिटायरिंग. आफ्टर रिटायरमेंट द आउटगोइंग पार्टनर सीजेस टू द पार्ट ऑफ फर्म. और जब पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है उसके बाद में होने वाले किसी भी तरह के प्रॉफिट, लॉस और ऑब्लिगेशंस के लिए वो लाइबल नहीं होता है. विच मीन्स कि अगर पार्टनर फर्म में से रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद में अगर कोई लॉस होता है तो रिटायरिंग पार्टनर उसके लिए जवाबदार नहीं रहेगा, उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी. और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है कि एक स्टेटमेंट देके रखा है आपको, रिटायरिंग पार्टनर इज लाइबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर रिटायरमेंट. तो ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स हो जाएगा. रिटायरमेंट के बाद जो भी हो वो फर्म का रहेगा. रिटायर्ड पार्टनर का कुछ भी उसके ऊपर अधिकार अगर प्रॉफिट हुआ तो, या लाइबिलिटी इन केस ऑफ लॉस नहीं रहेगा. द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर जनरली टेक्स प्लेस अंडर फॉलोइंग कंडीशन. ये कंडीशन हम लोग आगे भी देखेंगे. व्हेन इट इज म्यूचुअली एग्रीड बाय ऑल पार्टनर, जब सारे पार्टनर एग्री करके किसी पार्टनर को रिटायर करें, या फिर पार्टनर की इच्छा हो, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर ने उसको नोटिस देके रिटायर करवाया है. अपार्ट फ्रॉम दिस, थर्ड रीजन, व्हेन ए पार्टनर रिटायर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड. और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन देके रखी गई हो कि इन कंडीशंस में एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है, तो भी पार्टनर रिटायर हो सकता है. जब पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे फर्म का और एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो बना लेंगे. इसकी वजह से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल के अरेंजमेंट्स चेंज होंगे पहले के कंपैरिजन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ पार्टनर कैन रिटायर. कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है. तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में और 3 नंबर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, 4 में भी पूछा जा सकता है. अगर 2 में पूछा गया है तो आप 2 पॉइंट लिखेंगे, 3 में 3, 4 में 4. यहाँ पर मैंने आपके लिए 6 पॉइंट डाले हुए हैं. ओल्ड एज और पुअर हेल्थ. फर्स्ट पॉइंट कि पार्टनर फर्म में से रिटायर हो सकता है. कब रिटायर हो सकता है? जब या तो उनकी एज, वो बूढ़े हो गए हो, या फिर हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं हो और वो फर्म के किसी भी काम में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो एक पार्टनर को फर्म में से रिटायर किया जा सकता है. सेकंड पॉइंट, पर्सनल रीजंस. कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर कुछ नया बिजनेस करना चाहता है या फिर इन जनरल रिटायर होना चाहता है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सके, और उनका कोई इंटरेस्ट ही शिफ्ट हो गया है, तो इन सच केसेस ही कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म. अपनी इच्छा से वो रिटायर हो सकते हैं. डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट. पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए या फिर उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहे, इन सच केस पार्टनर क्या कर सकता है, फर्म से रिटायर हो सकता है. या फिर मैनेजमेंट खुद पार्टनर को रिटायर कर सकते हैं. उसको बोल सकते हैं कि भैया आप अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें से आप अपना हिस्सा या अपनी जो क्रेडिबिलिटी आप उसको विड्रॉ कर लीजिए. नेक्स्ट, फाइनेंशियल नीड. एक पार्टनर फर्म से फाइनेंशियल नीड की वजह से भी रिटायर हो सकता है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको सारे अकाउंट्स उसके क्लियर होंगे एंड ही विल गेट द फाइनेंशियल हेल्प. तो ये भी एक रीज़न हो सकता है. चेंज इन बिजनेस स्ट्रक्चर. कभी कभी क्या होता है कि जो बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज होता है जहाँ पर कम पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इन सच केस एक पार्टनर को फर्म से रिटायर किया जा सकता है. एज पर पार्टनरशिप डीड. अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, किस किस को लेके, या तो एज को लेके या फिर पार्टनरशिप के एग्रीमेंट का ड्यूरेशन जो है उसको लेके, इन कंडीशंस में पार्टनर रिटायर हो सकता है फर्म से. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट विद जनरल एंट्रीज. तो ये जो क्वेश्चन है ये स्पेसिफिकली यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन हैं, ये इसको फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है और उसकी जनरल एंट्री भी आपको प्रोवाइड करनी है. तो जब भी पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो गुडविल आपको 2 तरीके की मिल सकती है. एक वो वाली गुडविल जो फर्म की बुक्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और एक वो वाली गुडविल जो रिटायरिंग पार्टनर का के लिए है या फिर जो फर्म में रेज्ड नहीं है, वो वाली गुडविल. तो जो गुडविल फर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको राइट ऑफ किया जाता है. एंड राइट ऑफ करने के लिए क्या किया जाएगा, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सारे पार्टनर्स के बीच में इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. मीन्स जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, पुरानी गुडविल जो बुक्स में शो हो रही है, उस गुडविल को सारे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब पार्टनर फर्म से रिटायर होता है और जो एग्जिस्टिंग गुडविल है जो बुक्स में शो हो रही है, उस गुडविल को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है.
गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो। सो यहाँ पर आंसर आएगा ओल्ड रेशियो। तो इस तरह से यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स भी आपके निकलेंगे। नेक्स्ट एंड हम लोग नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग पार्टनर्स। सेकंड केस, जब गुडविल को रेज नहीं किया गया है इन दैट केस, तो जब गुडविल रेज नहीं होगी तो जो गेनिंग पार्टनर रहेगा वो रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। सो यहाँ पर जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नरेशन विच सेज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन निकलते हैं, सिंगल क्वेश्चन आया तो ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हिडन गुडविल, एक्सप्लेन इट्स कैलकुलेशन विथ एग्जांपल। सो हिडन गुडविल क्या होती है और इसको कैलकुलेशन के साथ में एक्सप्लेन करना है। सो ये क्वेश्चन यहाँ तक भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में कि हिडन गुडविल क्या होती है। ये क्या हो गया, सो हिडन गुडविल वो वाली गुडविल होती है जो डायरेक्टली मेंशन नहीं होती है, या फिर वो वाली गुडविल जो एक्सप्लिसिटली शो नहीं होती है फर्म्स के बुक्स में। ऐसे गुडविल को हिडन गुडविल कहा जाता है। इस गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कंबाइंड कैपिटल को किसकी, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म के साथ में, या फिर रिटायरमेंट के केस में ऐसे भी कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर एंड अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मीन्स 2 तरीके से कैलकुलेशन हो सकता है। हम लोग रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं तो स्पेसिफिकली हम लोग इस पे ध्यान देंगे कि जब जो अमाउंट पार्टनर को पे किया जा रहा है और जो उसको ड्यू है एक्चुअली में, उन दोनों के बीच उनको उसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हिडन गुडविल वहाँ से पता चलेगी। हिडन गुडविल अराइजेज व्हेन टोटल पेमेंट मेड टू पार्टनर एक्सीड हिज नॉर्मल कैपिटल। मीन्स जो उसको अमाउंट हमने पे किया है वो उसकी नॉर्मल कैपिटल से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। दिस ensures that retiring partner और deceased partner is fairly compensated। मीन्स अगर उसको उसकी कैपिटल से भी कम अमाउंट मिले तो उसका कंपनसेशन कंप्लीट नहीं हुआ या फेयरली नहीं हुआ, लॉस की कंडीशन हम लोग छोड़ दें तो। आंसर आगे देखते हैं। एग्जांपल कि एक रिटायरिंग पार्टनर है, उसके ड्यूज कितने हैं 1 लाख एंड उसको जो अमाउंट पे किया गया है दैट इज 120। सो यहाँ पर हिडन गुडविल कितनी आ गई रिटायरिंग पार्टनर के लिए 20,000। कैसे निकाला हमने, अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर माइनस अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। तो 120 में से हम लोग 1 लाख माइनस करेंगे तो हमको 20,000 आएगा हिडन गुडविल उस पार्टनर के लिए। अब अगर फर्म का हमको गुडविल निकालना है टोटल, तो हम क्या कर सकते हैं, इस गुडविल में जो कि एक पार्टनर के लिए आई है उसमें इस रिटायरिंग पार्टनर के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। कि एक पार्टनर जब फर्म से रिटायर होता है तो उसको किस किस तरह से पेमेंट किया जा सकता है। फर्स्ट, लमसम मीन्स सारा का सारा पेमेंट एक साथ उसको पे कर दिया जाए। सेकेंड, 50-50 मीन्स कि उसको आधा पेमेंट कैश में दे दिया जाए और आधा अमाउंट उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, इंस्टॉलमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद और विदाउट इंटरेस्ट। कि मान लो किसी पार्टनर को 1 लाख रुपए देना है तो ये 1 लाख रुपए कैसे दिए जा सकते हैं, 20,000 रुपीज़ की 5 इंस्टॉलमेंट में दिए जा सकते हैं। अब कंडीशन यहाँ पर 2 हो गई है कि या तो उसको इंटरेस्ट के साथ में देना है या विदाउट इंटरेस्ट देना है, ये फर्म के ऊपर है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट थ्रू असेट्स इफ एग्रीड, और रिटायरिंग पार्टनर के अमाउंट को एडजस्ट किया जा सकता है असेट के साथ में, मीन्स अमाउंट की जगह पे उसको क्या मिल जाए, असेट मिल जाए। सो ये 4 केसेस हैं यहाँ पर। थर्ड केस का थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं कि अगर पार्टनर के लोन अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है तो इन जनरल क्या रहेगा, इंटरेस्ट पे किया जाता है एग्रीड रेट पर एंड द मेथड डिपेंड्स ऑन द पार्टनरशिप डीड और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग पार्टनर्स। कि कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए, ये कहाँ से पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा पार्टनरशिप डीड से, या फिर पार्टनर्स आपस में मिल बैठ के जो भी डिसीजन लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये सेटलमेंट होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, तो जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाएगा, इन दैट केस जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे उनकी कैपिटल का कैसा एडजस्टमेंट होगा ये हमें बताना है। सो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेंगे उनकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। नाउ दिस एडजस्टमेंट एंश्योर्स दैट द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर इज इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, और वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मैच हो जाए, इसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट
करते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं कि फर्म के जो पार्टनर्स हैं, माना ए बी सी अपने 3 पार्टनर हो गए और इनकी कुछ तो भी कैपिटल अपन लोग ले लेते हैं, जैसे इसकी 50,000 ले लेते हैं और इसकी 40,000 ले लेते हैं। सी फर्म से रिटायर हो चुका है, इसको छोड़ देते हैं। अब इसके सी के रिटायर होने के बाद में सपोज ए की कैपिटल आती है 40,000 और बी की कैपिटल आती है 50,000। सो ए क्या करेगा, ए की कैपिटल पहले 50,000 थी, अभी 40,000 रह गई है। सो ये फर्म में से 10,000 विड्रॉ कर लेगा और जिसकी कैपिटल पहले 40,000 थी अभी 50,000 हो गई है, वो क्या करेगा, वो फर्म में 10,000 रुपीज़ लेकर आएगा। सो ये एक्सेस वाला केस हो गया ए के लिए और बी के लिए डिफिशियंसी वाला केस हो गया। स्टेटमेंट देखते हैं। कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। सबसे पहले टोटल कैपिटल फर्म के हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देन ईच पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट की जाएगी, कैसे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। एंड देन अगर पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा है रिक्वायर्ड कैपिटल से तो वो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, और अगर कैपिटल कम है तो वो क्या करेगा, लेकर आ जाएगा। ये जो केस मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, ये दोनों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट इन डिटेल द आइटम्स पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर, कि एक रिटायरिंग पार्टनर को कौन कौन से अमाउंट या कौन कौन सी चीज़ें पेएबल होती हैं। तो ये इन जनरल आपको याद होना चाहिए। कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट उसका रिटायरमेंट की डेट तक का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मेंशन है पार्टनरशिप डीड में तो, और कोई रेन्यूमरेशन, यहाँ पे हम लोग सैलरी भी लिख सकते हैं अगर उसको कोई देने वाली हो तो, एंड लोन ऑन इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑन रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट के टाइम पे रिवैल्यूएशन जो होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, उसको किस तरह से किया जाता है। सो ये जरूरी होता है कि जब भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो, एडमिशन के टाइम पे भी हम लोग करते हैं, तो ये जरूरी होता है कि फर्म्स की जो वैल्यूएशन है वो सही मायने में पता चल जाए, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए फर्म की, कब, जब पार्टनर रिटायर हो रहा है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट को और क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। इस अकाउंट को प्रिपेयर करने का रीजन क्या रहता है, ये इंश्योर करना कि इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कब तक, जब वो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस टाइम पे, सो दैट पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई समस्या खड़ी ना हो। आगे ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये हमारा क्रेडिट साइड रहेगा, ये हमारा डेबिट साइड रहेगा, और लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होती है, इन द सिमिलर वेनर हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे, असेट की वैल्यू अगर कम हुई और लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हुई। इफ दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन दिस, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एंड अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। ये एंट्रीज जो यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे ये इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट तो ये गेन है, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट ये हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इट इज मेंशनड हियर, डिक्रीज इन द लाइबिलिटी ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। इतना ही करना रहता है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर ये वाली टेबल आपको समझ में आ गई, आपने ध्यान से इसको देखा, तो आप रिवैल्यूएशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इजीली कर पाएंगे। इन सारे एडजस्टमेंट्स के बाद में क्या होता है कि अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा टू प्रॉफिट, और अगर लॉस आया तो यहाँ पे बाय लॉस करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सारे पार्टनर्स के बीच में, इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर। ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन इन डिटेल द राइट्स ऑफ अ पार्टनर, सॉरी रिटायरिंग पार्टनर, कि एक पार्टनर जो फर्म से रिटायर हो रहा है उसको क्या क्या राइट्स रहते हैं। फर्स्ट, जो भी प्रॉफिट उसका हो रहा है, गुडविल का हिस्सा है, रिजर्व अगर रखा है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो ये सब चीज़ें उसको मिलना चाहिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट उस डेट तक जब तक वो फर्म के साथ एसोसिएटेड था उस तारीख तक का प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए। वो सारी बुक्स को वेरीफाई कर सकता है, चेक कर सकता है कि उसको सही अमाउंट दिया जा रहा है या नहीं। एंड रिसीव इंटरेस्ट इफ अमाउंट ड्यू इज नॉट पेड इमीडिएटली, अगर उसको अमाउंट सही टाइम पे नहीं किया गया है, इन दैट केस ही इज टू बी पेड विद इंटरेस्ट, जो अमाउंट उसका बाकी है वो इंटरेस्ट के साथ में पे करना पड़ेगा। एंड ये सारी जानकारी कहाँ पर देके रखी गई है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसको मेंशन किया गया है। और
क्या कहा गया है कि सेटलमेंट के टाइम पे रिटायरिंग पार्टनर को फेयर वैल्यू मिल जाए फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। जब वो फर्म में काम कर रहा था तो उसकी वजह से जो गुडविल इंक्रीज हुई होगी फर्म की, जो गुडविल उसने मेंटेन करके रखी होगी, उसका कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए, फेयर वैल्यू उसको मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। सो ये क्वेश्चन और जो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने देखा है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि वो रिटायरिंग पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, डिसीज्ड पार्टनर के बारे में डिस्कशन किया गया है। रिटायरमेंट के केस में उसी पार्टनर को पैसा मिलेगा जो रिटायर हो रहा है, लेकिन डिसीज्ड पार्टनर के केस में रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट ओपन किया जाता है। क्या क्या मिलेगा उसको, बैलेंस इन कैपिटल, गुडविल में हिस्सा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस जो पहले का है, रिजर्व्स अगर कोई होंगे तो, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट डेट तक, स्पेसिफिक डेट तक, डेथ वाली डेट तक, एंड कोई भी इंटरेस्ट जो उसको, अगर कोई लोन भी देके रखा है तो उसके ऊपर का कोई इंटरेस्ट उसको देना है तो वो सारी चीज़ें उसको मिलेगी। डिस्कस द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, कि एक पार्टनर जब फर्म से रिटायर होता है या पार्टनर की डेथ हो जाती है, उस केस में क्या प्रोसेस फॉलो की जाती है फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। देखते हैं कि करके। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा ताकि जो बचे हुए पार्टनर्स हैं और जो रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर है उनके अमाउंट्स को कैलकुलेट किया जा सके। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगर फर्म में गुडविल रेज की गई है तो उसको राइट ऑफ किया जाएगा, अगर रेज नहीं की गई है तो जो डिसीज्ड पार्टनर है या रिटायरिंग पार्टनर है उसको गेनिंग पार्टनर के अकाउंट के थ्रू कंपनसेट किया जाएगा। कोई रिजर्व या प्रॉफिट बचा हुआ है तो उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर्स ड्यू इंक्लूडिंग वो सारी चीज़ें जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मींस कैपिटल, गुडविल, रिजर्व, प्रॉफिट शेयर एंड रिवैल्यूएशन का कोई बैलेंस है तो वो। एडजस्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल न्यू रेशियो, ये सारे सेटलमेंट होने के बाद में क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग बचे हुए पार्टनर रहेंगे उन पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, एंड देन जो ड्यूज रहेंगे उसको या तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और कब किया जाएगा ये ट्रांसफर, जब उसको इमीडिएटली पेमेंट नहीं किया जाए, और अगर इमीडिएट पेमेंट कर दिया जाएगा तो बैंक के साथ में हम लोग या कैश के साथ में हम लोग उसकी एंट्री करते हैं। दिस एंश्योर्स फेयरनेस, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ बोथ आउटगोइंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड फर्म्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और जब ये सारे अकाउंट सेटल हो जाते हैं अच्छे से तो फर्म एक फेयरनेस रिप्रेजेंट करती है कि हाँ सभी का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे रिटायरमेंट वाले चैप्टर के। इसमें कुछ क्वेश्चंस डेथ वाला जो चैप्टर हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे, उसमें अलग से एक दो क्वेश्चन हम लोग उसके और आएंगे, तो उसका एक छोटा सा वीडियो या शॉर्ट्स में बना के डालूंगा। एंड नाउ इसके बाद में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में,